हम उस दिन पढ़े थे इसके पहले वाले क्लास में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम बताए थे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तत्वों का वर्गीकरण से आखिर लाभ क्या हुआ, ये हम पढ़े थे। फिर हम बताए थे कि धातु अधातु के अकॉर्डिंग है जो कि तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, जो लववाजे थे। फिर है जो कि संयोजकता के आधार पर धातु का वर्गीकरण किया गया, ये बताए थे। फिर डोब्रेनर को तिर्यक नियम को हम बहुत ही बारीकी से समझाए थे कि भाई यदि तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। ये एग्जाम्पल भी समझाए थे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बताए थे कि भाई जैसे संगीत का आठवां जो स्वर होता है, आठवां जो गुण होता है, तो यहाँ पर देखो संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। यदि तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो फिर है कि उसका जो आठवां जो तत्वों का गुण जो होता है पहले तत्वों के गुण के समान होता है, और जैसे संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। फिर अष्टक नियम के दोष भी बताए थे कि इसका क्या दोष है, ये बताए थे। फिर हम मेंडलीव का आवर्त नियम को समझाए थे। तत्व को उसके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरे शब्दों यदि तत्व को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। ये सभी हम पढ़ा चुके हैं और अच्छा से समझाए थे। मेंडलीव के बारे में बताए थे, आवर्त नियम दिया था, आवर्त सारणी दिया था। फिर मेंडलीव के सारणी की आवश्यक मुख्य विशेषता वर्ग आवर्त के बारे में बताए थे। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं, उदग्र को वर्ग। इसमें ट्रिक भी बताए थे। 8 वर्ग होता है, 7 आवर्त होता है। फिर हम ये बताए थे ये सारणी 5.4 इम्पोर्टेंट है। वर्ग 1A में क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु आता है। वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 6A में चालकोजन आता है। 7A में हाइलोजन आता है। और वर्ग 0 में उत्कृष्ट गैस आता है। 1B में मुद्रा धातु आता है। ये पढ़ाए थे। आवर्त के बारे में बताए थे, क्षैतिज का तार को आवर्त करते हैं, 7 आवर्त होता है। ये आवर्त के बारे में बताए थे भाई कि भाई तत्वों की जो संख्या होती है, ये पहला आवर्त में 2 तत्व होता है, ये याद रखना है। हम बताए थे पहला आवर्त में इसका ट्रिक बताए थे 2, 8, 8, फिर 18, 18, फिर 32, और फिर अगला जो है 7 आवर्त होता है ना। पहला हो गया 2, पहला में 2 तत्व, दूसरा में 8 तत्व, तीसरा में भी 8 तत्व, चौथा में 18 तत्व, पाँचवा में 18 तत्व, छठा में है जो कि 32 तत्व, और सातवां जो है अधूरा है। क्लियर है, ये बताए थे। फिर मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता बताए थे, ये सभी समझा दिए थे। फिर यहाँ पे हम बताए थे भाई आवर्त सारणी के, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या था, जिसमें क्षार धातु और हाइड्रोजन के बीच तुलना किए थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच तुलना किए थे, कंपेयर किए थे। फिर लिथियनाइडस और एक्टिनाइडस में बताए थे। लिथियनाइडस में 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को रखा गया है, और एक्टिनाइडस में है जो कि 90 से 103 तक के तत्वों को रखा गया, 57 से 71, और एक्टिनाइडस को 90 से 103 तक के रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए बोले थे। फिर मोसले का एक्स किरण है जो कि पढ़ना है आज, और इसके बारे में सब कुछ बताए थे। जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो देख लेना। प्रत्येक क्वेश्चन को याद कराया गया है। बार बार जब भी याद करने का, जब भी रिवीजन करना हो, एक बार वीडियो देखोगे फटाक से रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा बढ़िया से। अब मोसले, अगला वैज्ञानिक मोसले। हमने डोब्रेनर के बारे में पढ़ा, न्यूलैंड्स के बारे में, लववाजे के बारे में, और ये जो हमारे हैं मेंडलीव के बारे में पढ़े थे। आज फाइनली मोसले का एक्स किरणों का अध्ययन हम पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1913 में मोसले ने बताया कि कैथोड किरणों से किसी तत्व पर प्रहार किया जाए। 1913 में 9 क्लास में अगर पढ़े होगे तो 9 क्लास में कैथोड किरण के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया। अगर कोई नहीं पढ़े हो तो 9 क्लास का वीडियो भी इसमें अपलोड है, उसमें है जो कि देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। 1913 में मोसले एक वैज्ञानिक थे। कैथोड किरणों से किसी तत्व पर प्रहार करने से एक नई प्रकार की किरण निकलती, जिन्हें एक्स किरण थी। मोसले जो वैज्ञानिक थे 1913 में कैथोड किरणों से किसी तत्व पर प्रहार किए। कैथोड किरण जो होता है उससे किसी तत्व पर प्रहार किए, और जब प्रहार किए तो उससे एक नई प्रकार की किरण निकली जिसका नाम एक्स किरण रखा गया। समझ गए ना? एक्स किरण किसे कहते हैं? एक्स रे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्स रे। जो हम लोग है जो कि बॉडी का एक्सरे कराते हैं, टूट फूट जाता है, चोट लग जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सरे कराने के लिए, तो वो जो एक्सरे जो होता है ना, उससे ऐसा लाइट निकलता है ना कि आपके शरीर के जो मांस जो होता है उसको वो छेद करके वो हड्डी को है जो कि देख लेता है। ऐसा है जो कि उसमें है जो कि किरण होता है। तो एक्सरे का निर्माण कैसे हुआ? मोसले किए थे 1913 में, और वो कैथोड किरणों से किसी तत्व पर प्रहार करते हैं तो एक नई किरण निकलती है जिसे एक्सरे कहते हैं।
जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करते हैं उसे एंटी कैथोड कहते हैं। जिस पर प्रहार किया जाता है उसको एंटी कैथोड। क्लियर है। मोसले ने अनेक तत्वों को एंटी कैथोड के रूप में इस्तेमाल कर पाया कि तत्व की प्रकृति के अनुसार विभिन्न कंपनावृत्ति वाली एक्स किरणें निकलती है। याद रखना है एक्स किरणें के बारे में। मोसले ने कैथोड किरण पर से किसी तत्व पर प्रहार किए तो उससे एक किरण निकलती है, उसको हम कहते हैं एक्स किरण या एक्स रे। इसके बाद है कि हम लोग पढ़े कि जिस पर प्रहार किया जाता है कैथोड किरण उसको एंटी कैथोड कहते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखना है। जो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उसको आप लोग रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। पहले जिस समय पढ़ाते उसमें एक बार सुन लीजिए और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बताए थे वीडियो पॉज करके जो क्वेश्चन बताते उसको लिया करो फेयर में। मोसले ने अनेक तत्वों को एंटी कैथोड के रूप में इस्तेमाल कर पाया कि तत्व की प्रकृति के अनुसार विभिन्न कंपनावृत्ति वाली एक्स किरणें निकलती हैं। उन्होंने यह भी पाया कि यदि एक्स किरणों की कंपनावृत्ति के वर्गमूल और लक्षित तत्वों के परमाणु संख्या के बीच आलेख लेखाचित्र खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, किंतु एक्स किरणें की कंपनावृत्ति के वर्गमूल और लक्षित तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बीच लेखाचित्र खींचने पर सीधी रेखा नहीं प्राप्त होती है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। ये आपको याद रखना है कि मोसले ने हम देखो बताए थे मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर, डोब्रेनर का भी परमाणु द्रव्यमान पर, न्यूलैंड्स का भी परमाणु द्रव्यमान पर। मोसले का आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। इन्होंने ये सभी जब प्रयोग किया तो पाया कि परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। मौलिक गुण मतलब बेसिक गुण होता है, समझ गए ना। तो पूछेगा ये सवाल पूछता है कि परमाणु संख्या ही तत्व का परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग है कि सारणी को किसने बताया, तो मोसले ने बताया। परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या ही तत्व का अधिक मौलिक गुण है, ये कौन बताया, मोसले बताया। अतः मोसले ने आवर्त नियम को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया। तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये सवाल है, ये याद रखना है। मोसले का आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। हम मेंडलीव वाला में परमाणु द्रव्यमान पढ़े थे, इसमें परमाणु संख्या है, दोनों सेम चीज़ है। तत्वों के परमाणु बस थोड़ा सा उसमें परमाणु द्रव्यमान था, इसमें संख्या था। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर उसकी परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार माना। इन्होंने द्रव्यमान को आवर्त सारणी का आधार न मान करके उसकी परमाणु संख्या को है कि बांटने का आवर्त सारणी का आधार माना। मेंडलीव की आवर्त सारणी की अधिकांश त्रुटियाँ स्वतः समाप्त हो गई। जब ये परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग मापें तो जो भी त्रुटि था मेंडलीव वाला में उतना त्रुटि नहीं था, थोड़ा जो भी त्रुटि था वो सारा के सारा त्रुटि समाप्त हो गया इनके जब आया, इनका आवर्त सारणी आया तब। क्लियर है, समझ गए ना। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो कि बना है। पहला तो एक्स किरणें किसे कहते हैं, तो मोसले ने 1913 में जब कैथोड किरणें से किसी भी तत्व पर प्रहार किया तो देखा कि उससे एक किरण निकलती है, उसी का नाम वो एक्स किरण रखती है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है कि हम लोग है कि पढ़े कि भाई एक्स किरण से जिस पर कैथोड किरण से जिस पर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंटी कैथोड कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद है कि पढ़े कि यहाँ पे कि मेंडलीव का मोसले का जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर। मेंडलीव का आवर्त सारणी का परिभाषा पर है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये सारा लिख लेना है, पहले एक बार सुनना है, सेकेंड एक बार सुनोगे तो फिर याद हो जाएगा और उसके बाद फिर पॉज कर करके रोक करके वीडियो को रोक करके फिर लिख लेना है। समझ गए ना। आगे इसके आगे पढ़ते हैं। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। इसी को मोसले का ही आवर्त सारणी को हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ये है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है, सारणी 5.12 है। ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक है, ह ली ना कब्र से फरार, इसको वर्ग कहते हैं। ये वर्ग हो गया, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 4 5 6 7 8, इसको वर्ग कहते हैं। 8 को वर्ग हुआ, यहाँ से यहाँ तक के जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा वर्ग हो गया। क्लियर है, याद रखना है। वर्ग है जो कि क्लियर हो गया। ऐसे वर्ग है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में आगे पढ़ेंगे कि 18 वर्ग होता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि 8 वर्ग होता है। क्लियर है, तो हम याद रखेंगे फिर से। ये जो हमारा है ये वर्ग होता है। आवर्त यहाँ से हुआ, इसको ये पहला आवर्त हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ये ऐसे जो गया यहाँ तक के, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक के, ये पहला आवर्त। दूसरा आवर्त हो गया यहाँ से
ले करके ये बेरिलियम होते हुए नियॉन तक के। फिर तीसरा आवर्त ये हो गया, चौथा, पाँचवा, छठा, सतवां। सतवां अधूरा है। क्लियर है। पहला में हम क्या को पढ़े थे? 2 तत्व पढ़े थे, याद है? पहला आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं, पढ़े थे ना। पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं। पहला आवर्त में हम पढ़े थे ना 2 तत्व होते हैं। देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है। दूसरा आवर्त में याद होगा कि हम पढ़े थे कि 8 तत्व होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है। तीसरा आवर्त में पढ़े थे कि 8 तत्व होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है। चौथा के बारे में पढ़े थे कि 18 तत्व होता है चौथा आवर्त में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर है। पाँचवा आवर्त में भी पढ़े थे कि 18 तत्व होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हो गया 18। छठा आवर्त में पढ़े थे कि 32 तत्व होता है। आप कहोगे कि सर यहाँ तो 55 से लेकर के यहाँ से तो ये लाइन में तो 18 को ही होता है, तो 32 को कैसे पढ़ा दिए? तो देखो इसका जो आधा अधूरा था ना 57 से, देखो यहाँ पे आप देखोगे 57 से 71 लिखा हुआ है। मतलब ये 56 के बाद 57 से 71 है, इसको खाली छोड़ दिया गया है और इसको नीचे लिख दिया गया है। यहाँ पे 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। मतलब इसी का जो छोड़ा हुआ है ना इसमें लिखा गया है। और देखो फिर 71 तक के यहाँ लिखा गया है ना, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। 86 हो गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यहाँ तक के हुआ ना। तो इसमें पढ़े थे कि 32 को होता है। फिर यहाँ पे 87, 88, फिर यहाँ देखो 89 से है जो कि 89 तक के होगी, 89 से छोड़ दिया गया ये। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो इसमें टोटल 32 को होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 32 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छठा में हम लोग 32 को पढ़े थे, जो यही पढ़े थे। ये 57, 56 के बाद जो 57 होता है ना, 57 से ये जिसको लैंथेनाइडस कहते हैं। याद रखिएगा लैंथेनाइडस में कहाँ से कहाँ तक के तत्व शामिल है, तो 57 से 71 तक के तत्व शामिल है, इसको याद रखना। फिर आगे है यहाँ पर 7वां में हम पढ़ रहे थे कि 7वां अधूरा होता है। 87, 88, फिर ये 89 से यहाँ तक के 103 तक के, फिर 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। ये अधूरा रखा गया है कि जैसे जैसे तत्व का आविष्कार होगा इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो याद हो गया पहला तत्व, पहला आवर्त में, पहला आवर्त मतलब ये ऐसे जो जा रहा है आवर्त, इसी को क्षैतिज कहते हैं। ऐसे जो पड़ा रहता है ना, ये जो कलम का अवस्था है ऐसे जो है ये क्षैतिज हो गया, और उदग्र हो गया ये खड़ा जो रहता है ऐसे जो है ये उदग्र हो गया। क्षैतिज ये, उदग्र ये, क्षैतिज ये, उदग्र ये। क्षैतिज को हम कहते हैं आवर्त, उदग्र को कहते हैं वर्ग। वर्ग की संख्या फिलहाल है जो कि आपको 8, 18, इसमें कन्फ्यूजन होगा, आगे बढ़ाएंगे तो जाके क्लियर होगा। आवर्त की संख्या आपको याद रखना है कि आवर्त की संख्या जो होती है वो होती है 7। समझ गए ना? पहला में 2 तत्व, दूसरा में है जो कि कितना तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32, 7वां अधूरा है। पहला में कहाँ से कहाँ तक के होगा? पहला में 1, 2 को शामिल किया गया है। दूसरा में अब 2 के बाद 3 होता है ना, 3 से जोड़ दीजिए। 3 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 11 होगा कि नहीं होगा? लेकिन 11 तक के नहीं लिखना है। 3 से जब इसको काउंट करोगे, 3 के बाद अगर गिनोगे तब ना जा करके 11 आएगा। तो 3 से लोगे तो हमारा है जो कि 10 गो में ही 8 को हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर प्लस 8 करोगे और 1 घटा देना। 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, 11 में 1 घटा दोगे तो 10। ये 3 से 10 तक के दूसरा में हो गया। ये सवाल पूछता है, जैसे अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ
जिसका परमाणु संख्या 6 है, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है ना, 6 किस आवर्त के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रहेगा 6, तो 6 तो दूसरा में आता है, समझ गए ना। फिर यहाँ है जो कि 10 तक के हो गया, फिर 11 में 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 19 में से 1 घटा देना 18, 11 से लेकर के 18 तक के इसमें। फिर है जो कि यहाँ है जो कि 18 के बाद 19 हो गया, 19 में फिर कितना जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे, तो 19 में 32 जोड़ दोगे तो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 19 में जब 32 जोड़ दोगे, 19 में 32 जोड़ दोगे, 19 में 32 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 19 10 हो जाएगा, 19 2 21, 21 10 31 होगा, ठीक है ना, 31 होगा, नहीं 32 कर रहे हैं, 18 जोड़ेंगे ना, 8 तक के हो गया, फिर 19 में 18 जोड़ेंगे, तो 19 में 18 जोड़ देंगे तो 37 होगा, तो यहाँ 1 घटा देंगे 36, 37 में 18 जोड़ देंगे तो 55 होगा, तो ये 1 घटा देंगे 54, 55 में कितना जोड़ देंगे भाई, 32 जोड़ देंगे, फिर 1 घटा देंगे तो हमारा 86 आएगा। तो ये पूछता है सवाल, समझ गए ना, आपसे पूछेगा जिसका परमाणु संख्या 20 है किस में आएगा, तो पहला जो था 1 2, दूसरा में है जो कि 3 से लेकर के 10 तक के था, तीसरा में जो है 11 से लेकर के कितना तक के था, 11 8 28 27 तक के था, 18 तक के था, 11 से लेकर के 18 तक के था, और चौथा में है जो कि 19 से लेकर के 36 तक के था, तो 20 चौथा में ना आता है तो पूछेगा तो चौथा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ क्या होगा, तो आपको है जो कि ऐसे ही जवाब देना है। जैसे आपसे सवाल है जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं, यहाँ से अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बात के मतलब यहाँ पर समझिएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ जिसका 50 है वो किस आवर्त में होगा, किस आवर्त में होगा, जिसका 60 है वो किस आवर्त में होगा, जिसका है जो कि 10 है वो किस आवर्त में होगा, जिसका 21 है किस आवर्त में होगा, जिसका 30 है किस आवर्त में होगा, जिसका 35 है किस आवर्त में होगा, जिसका 2 है किस आवर्त में होगा, जिसका 8 है किस आवर्त में होगा। तो पहला में हम बताएं 1 से लेकर के 2 तक के, दूसरा में बताएं 3 में 8 जोड़ोगे 1 घटाओगे 10 तक, तीसरा में 11 में 8 जोड़ोगे 19, 1 घटाओगे तो 18, फिर चौथा में हो गया 19 से लेकर के, फिर इसमें भी ऐसे ही जोड़ेंगे तो ये 37 आएगा, तो 1 घटा देंगे 36, फिर 36 से लेकर के जो होता है हमारा यहाँ पे 54, फिर है कि 55 से जो होता है यहाँ पे हो गया हमारा 55 में, फिर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 8, फिर 55 में हम जोड़ देंगे यहाँ पे तो जा कर के आ जाएगा 86 आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 86 आएगा ना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखो 55 पूछा, 55 जिसका परमाणु संख्या, तो 55 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये छठा हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये भी छठा। 10 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा। 21 किस में आएगा, इसमें आएगा, चौथा, ठीक है। और 30 किस में आएगा, इसमें आएगा, चौथा में। 35 किस में आएगा, इसमें आएगा। 2 किस में आएगा, पहला में आएगा। 8 किस में आएगा, ये दूसरा में आएगा। इस प्रकार से आप समझ गए हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये जो है ना अक्रिय गैस जो हम लोग 6 पढ़े थे ना, ये 6 का परमाणु संख्या याद है। अक्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन पढ़े थे ना। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। ये भी याद हो गया। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है। याद क्लियर है? तो हम इसको समझाएं, अभी जो समझाएं बस उसको याद रखना है। हम क्या बोले, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां अधूरा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो जो सिखाए वो आपका सवाल आता है परीक्षा में, उसको ही लिखिए। और ये याद रखिएगा, लैंथेनाइडस वर्ग आवर्त 6 के सदस्य, लैंथेनाइडस 6 के और एक्टिनाइडस 7 के हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है परीक्षा में। लैंथेनाइडस आवर्त 6, एक्टिनाइडस आवर्त 7, लैंथेनाइडस आवर्त 6, एक्टिनाइडस आवर्त 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब ये सब हम याद करवा देंगे। आगे देखो, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप से प्राप्त किया गया और जिसे आधुनिक आवर्त सारणी, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न आवर्त सारणी जो था, ओल्ड जो था, पुराना था, अब इसको आधुनिक आवर्त सारणी, इसे आवर्त सारणी के दीर्घ और बृहत भी कहा गया। मतलब ये आवर्त सारणी का काफ़ी बड़ा रूप था, तो इसलिए दीर्घ या बृहत रूप भी कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग ए और बी को अलग अलग करके वर्गों की संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार अब वर्ग की संख्या 18 हो गई। हम बताए थे ना, वर्ग ऐसे था
पहले था 8, लेकिन अब जब जा करके मोस्टली आए तो ये वर्ग की संख्या बढ़ा करके कितने कर दिए गए, 18 कर दिए गए। लेकिन आवर्त पहले भी 7 था और अब भी 7 है। तो अब वर्ग याद रखना है, वर्ग कितने हो गए, 18 हो गए, आवर्त कितने, 7। IUPAC इसका नाम पूछता है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछता है सवाल। जो बता रहे हैं कि पूछता है वो पूछेगा, इसको याद रखिएगा। वर्गों की संख्या को वो है जो कि अरबी अंक में, रोमन अंक में है जो कि लिखा गया, समझ गए ना, व्यक्त किया गया है। पुराने परीक्षा में वर्गों का रोमन अंक पहले है जो कि रोमन अंक में लिखा जाता था ना, 1 2 ऐसे करके, इसको हटा करके अब 1 से 18 तक के है जो कि हिंदी में लिखा गया। क्लियर है। अब विवरण के बारे में जानिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मोस्ले का आवर्त सारणी, मोस्ले का आवर्त सारणी में तत्वों को उसको किसमें, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से कि परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से। बाकी जिसका भी पूछेगा परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, याद रखेंगे। क्लियर है। कुल 7 आवर्त है, ये तो हम बताएं, जिसमें तत्वों की संख्या, प्रथम आवर्त में 2 तत्व याद है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त में 8 तत्व बताए थे ना, 3 से लेकर के 10 तक के, 3 होता है लिथियम का, 10 होता है नियोन का। तीसरा आवर्त में बताए थे भाई 8 गो, ये 11 से लेकर के 18, 11 होता है सोडियम का, 18 होता है आर्गन का। चौथा आवर्त में बताए थे ना 18 गो, ये 18 होता है, ये 19 से लेकर के 36 तक के, 19 होता है पोटेशियम के और 36 होता है क्रिप्टन के। फिर हम पचमा में भी बताए थे ना 18 गो, जिसमें है जो कि 37 और से लेकर के 54 तक के, 37 होता है रुबिडियम का और जेनॉन का 54 होता है। आज छठा में 32 हम बताए थे, जिसमें सीजियम 55 है और ये रेडॉन, जेनॉन रेडॉन है जो कि 86 है। इस प्रकार से हम बताए थे कि ये आप है जो कि इसको याद रखना। और ये देखो हीलियम, अक्रिय गैस 6 होता है ना, हीलियम का 2, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर है, इसको याद रखना। इससे पूछता है। 7वां है जो कि अभी अधूरा है, इसमें अभी तक के 25 गो है, या आवर्त अभी अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब अधूरा। दूसरा और तीसरा आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व है, इसे लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त किसे कहते हैं, 8 तत्व मतलब छोटा आवर्त कहते हैं। पूछेगा लघु आवर्त किसे कहते हैं, तो दूसरा तीसरा आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। चौथा उसके बाद के सभी आवर्त को, चौथा से लेकर के जो भी आवर्त आगे बढ़ता है 7वां तक के, उसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसको याद रखना है। लघु आवर्त, दूसरा तीसरा को लघु आवर्त और चौथा से लेकर के 7वां तक के दीर्घ आवर्त, ये पूछता है सवाल, इसको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइडस एवं एक्टिनाइडस को छोड़कर 18 उदग्र स्तंभ है, बताए ही थे। 18 उदग्र स्तंभ मतलब वर्ग, 18 वर्ग है, जिसको 1 2 3 4 हिंदी में, पहले इसको रोमन में सूचित किया जाता था, अब हिंदी में। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी उपवर्ग ए और बी में अलग अलग करके रखा गया। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसको उपवर्ग ए और बी में अलग अलग करके उसको भी है जो कि बांट करके रख दिए। वर्ग 1 और 2 और वर्ग 13 17 वाले तत्व समान तत्व या प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। क्या कर रहा है, वर्ग 1 पहला वर्ग का जो भी सदस्य है, दूसरा वर्ग का जो भी सदस्य है, 13 वर्ग का जो भी सदस्य है, 17 वर्ग का जो भी सदस्य है, उसको सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व, वर्ग 3 से पहला दूसरा 13 17 को हम क्या कहते हैं, सामान्य तत्व, प्रतिनिधि तत्व। और 3 से लेकर के 12 तक के, देखो यहाँ पे 1 2 हो गया ना, 18 को होता है ना, जिसमें 1 2 हो गया, 13 17 हो गया, समझ गए ना। अब इसके बाद 2 के बाद 3 बचा ना, 3 से लेकर के और ये 13 से पहले 12, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, समझ गए ना। और वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु हम बताए ही थे, वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजेंस कहा जाता है, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजेंस कहा जाता है, और वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इसको अब ऐसे करके समझेंगे, देखो फिर से हम रिपीट करते इसको समझिएगा। क्या कहा था, पहला दूसरा और 13 से लेकर के 18, पहला हो गया, दूसरा हो गया, 13 14 15 16 17, ये सामान्य तत्व है। ये और ये जो हो गए, इतना दूर जो हुआ ना, ये 17 तक के, 18 को नहीं, पहला दूसरा 13 14 15 16 17 तक के ये सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। क्लियर है, याद रहेगा। पूछेगा सामान्य तत्व के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो क्या लिखोगे, वर्ग 1 2 13 14 15 16 17, ठीक है। अब फिर हम बताए थे कि 3 से लेकर के 12 तक के, यहाँ तक 3 से लेकर के 12 तक के तत्व जो हैं ये संक्रमण तत्व है। क्लियर है, याद रहेगा, संक्रमण तत्व क्लियर हो गया। फिर हम लोग पढ़े थे वर्ग 1A में क्या आते हैं,
क्षारीय धातु आते हैं। वर्ग 1A में क्या आते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु। ये सभी हम याद करवाएंगे, आपको फिलहाल याद रखना है। वर्ग 1A में कौन आते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग 2A में क्षारीय मृदा धातु। फिर वर्ग 4A चारकोलेजन बोले थे। वर्ग 7A को हम बोले थे भाई ये होता है जो हमारा क्या होता है? हैलोजेंस होता है। और ये 18 जो हो गया इसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। इसी में देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन है। तो ये आपको फिलहाल याद रखना है। पूछेगा सामान्य तत्व जो आते हैं या प्रतिनिधि तत्व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा पूछेगा कि संक्रमण तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? तो संक्रमण तत्व जो आते हैं 2 के बाद हो गया हमारा 3 से ना, 3 से 12 तक के वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11, वर्ग 12 में संक्रमण तत्व आते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि वर्ग 1A के तत्वों को क्या कहते हैं? तो वर्ग 1A के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। फिर पूछेगा वर्ग 2A के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पूछेगा वर्ग 4A के तत्वों को क्या कहते हैं? चालकोजन कहते हैं। पूछेगा वर्ग 7A के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। पूछेगा अक्रिय गैस किस वर्ग में आता है? तो 18 वर्ग में। या वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? आगे इस सारणी के नीचे 2 कटार और लेथिनाइडस और एक्टिनाइडस दिए गए हैं। ये वर्ग 3 के सदस्य हैं। वर्ग 3 के सदस्य देखो, वर्ग 3 के सदस्य कैसे हैं? यहाँ पे देखो, आप कहोगे सर आप बताए थे उस समय छठा, तो ये आवर्त न छठा है। लेथिनाइडस आवर्त छठा का सदस्य है। आवर्त ऐसे न गिनते हैं, तो आवर्त छठा का सदस्य लेथिनाइडस है और आवर्त 7वां का सदस्य एक्टिनाइडस। आवर्त वर्ग हम क्या कहें? वर्ग में तीसरा। तो देखो वर्ग पहला, दूसरा, तीसरा, यही ना 57 टूटा था। तो लेथिनाइडस जो है वर्ग तीसरा का सदस्य है, एक्टिनाइडस भी वर्ग तीसरा का सदस्य है। क्लियर है? आवर्त पूछेगा लेथिनाइडस के बारे में तो क्या कहेंगे? लेथिनाइडस आवर्त 6 का सदस्य है, एक्टिनाइडस आवर्त 7 का सदस्य है। लेकिन पूछेगा लेथिनाइडस वर्ग किस वर्ग के सदस्य है? तो तीसरा वर्ग का सदस्य है। एक्टिनाइडस किस वर्ग का सदस्य है? तो चौथा वर्ग का सदस्य है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे इस सारणी में धातु अधातु तत्वों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग करके रखा गया। इसमें मतलब इस प्रकार से ये आवर्त सारणी जो तैयार किए, ये जो मोस्टली जो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी जो तैयार की, इसमें इस प्रकार से अरेंज कर दिए कि धातु अधातु को अलग अलग करके है जो कि दिखाया गया। सीधी नुमा लकीर के बाईं ओर वाले तत्व को अधिकांश धातु और दाईं ओर वाले तत्व अधातु। देखो सीधी नुमा आकृति हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सीधी नुमा आकृति दिख रहा है। इसका बायां और इधर साइड वाला अधिकांश धातु, ये सीढ़ी जो है ना, ये वाला जो डार्क है इसके साइड जो अधिकांश धातु, इसके साइड अधिकांश अधातु, और इसमें जो है सीढ़ी में ये उपधातु। इसको छोड़ करके ये अक्रिय गैस है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक के धातु, ये अधातु, ये सभी इसमें आ गया। समझ गए ना? ये डार्क अलग है, ये डार्क अलग है, और ये डार्क वाला उपधातु है यहाँ तक। क्लियर है? तो उपधातु पूछेगा के को 1 2 3 4 5 6 7 8 पूछेगा। उपधातु के को तो 8 बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? उपधातु 8 तो याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? सीधी नुमा लकीर के बाईं ओर वाले तत्व जो होते हैं वो अधिकांशतः धातु और दाईं ओर वाले तत्व अधातु। इस लकीर से सटे दाईं ओर के तत्व उपधातु या अर्धधातु होता है, जिसके गुण धातु अधातु के गुण से। उपधातु के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। समझ गए ना? ये उपधातु बोरोन सिलिकॉन, उपधातु का नाम याद रखना है बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम। बोरोन बोलोगे, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी। क्या को याद हुआ? बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी। एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम और पोलोनियम, टेल्यूरियम पोलोनियम 7 को दिया हुआ। उपधातु ऐसे 7 ही होता है। समझ गए ना? 8 उस समय है जो कि इसमें है जो कि 8 को दर्शाया गया, डार्क कर दिया है। ये हमारा 80 जो है वो उपधातु है जो कि नहीं है। क्लियर है? तो उपधातु हम टोटल 7 को पढ़े हैं। फिर से अक्रिय गैस 6, उपधातु 7, अक्रिय गैस 6, उपधातु 7। फिर से बोरोन
सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 3 याद हुआ, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हुआ, बोरोन, सिलिकॉन, ऐसे करके जब भी याद करेंगे तो जो रिपीट कर रहे हैं ना उसको सुनिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लियर है? पोलोनियम क्लियर है? इसको याद रखना है, ऐसे ही याद रखिएगा, बार बार देखोगे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। इस आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांट दिया गया है? 4। इस 4 ब्लॉक का नाम याद रखेंगे SPDF, 4 ब्लॉक का नाम SPDF। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, 4 ब्लॉक का नाम SPDF। समझ गए ना? एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को एस ब्लॉक कहा गया है। याद है, सामान्य तत्व भी वर्ग 1 और 2 को कहे थे, और एस ब्लॉक हो गया जिसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 आया। याद हुआ? फिर से एस ब्लॉक में कौन आया? वर्ग 1 और वर्ग 2। पी ब्लॉक जो हो गया 13 से लेकर के 18 तक के, 13 से लेकर के 18 तक के। उस समय हम पढ़े थे ना 13 से लेकर के 17 तक के सामान्य वर्ग में सामान्य तत्व पढ़े थे ना। इस बार पी ब्लॉक के तत्व जो हो गया 13 से लेकर के 18। फिर से एस ब्लॉक के तत्व कौन हो गया? वर्ग 1 वर्ग 2। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व हो गया 13 से लेकर के 18। क्लियर है? डी ब्लॉक के तत्व हो गया, अब देखो 2 हो गया 3 और 13 के पहले 12, 3 से लेकर के 12 तक के तत्व ये डी ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व जो हो गया लैंथेनाइडस, एक्टिनाइडस, एफ ब्लॉक के तत्व। फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं, देखो यहाँ से समझना। वर्ग 1 वर्ग 2 ये एस ब्लॉक, यहाँ पर देखो कि एस ब्लॉक लिखा हुआ भी है। एस ब्लॉक याद हो गया, वर्ग 1 2। क्लियर है? यहाँ देखेंगे पी ब्लॉक 13 14 15 16 17 18, 13 से लेकर के 18 तक के पी ब्लॉक याद रखेंगे। एस ब्लॉक में कौन कौन? 1 2। एस ब्लॉक में कौन कौन? 1 2। एस ब्लॉक में 1 2, एस ब्लॉक में 1 2। 13 से लेकर के 18 तक के 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ये किसमें? पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में क्या बोले थे? 3 से लेकर 12, ये जो आता है ना 3 से लेकर के 12 तक के डी ब्लॉक। क्लियर है? समझ गए ना? और लैंथेनाइडस, एक्टिनाइडस, एफ ब्लॉक। इस प्रकार से आपको एस पी डी एफ ये सब याद हो गया। फिर से हम पूछेंगे आपसे, यहाँ सवाल करेंगे। सवाल करेंगे एस ब्लॉक, आपसे सवाल करेंगे अगर बात के मतलब यहाँ पर कहेंगे एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन आते हैं? वर्ग 1 2, वर्ग 1 2। पी ब्लॉक के अंतर्गत 13 से ना 13 14 15 16 17 18। डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन आते हैं? डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 2 3 4, ये हो गया डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंतर्गत लैंथेनाइडस और एक्टिनाइडस वाला, इसको याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है, जो भी बता रहे हैं एग्जाम में, ये मैट्रिक के परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखना है। आगे संश्लेषित व ट्रांसयूरेनिक तत्व, आगे संश्लेषित तत्व को इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसयूरेनिक तत्व कहते हैं। टेक्नीशियम Tc परमाणु संख्या 43, प्रोमेथियम Pm परमाणु संख्या 61 को छोड़कर यूरेनियम U परमाणु संख्या 92 तक के सभी तत्व प्राकृतिक में उपलब्ध है। कह रहा है कि ये सब को छोड़ करके है ना सभी तत्व हमारे प्राकृतिक में उपलब्ध है। Tc और Pm, मतलब Tc मतलब हो गया टेक्नीशियम और Pm मतलब हो गया प्रोमेथियम, ये सभी तत्व जो हैं रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन से उत्पन्न हुए। तो याद रखिएगा, पूछेगा सवाल, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई बताओ रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन से किस तत्व की उत्पत्ति हुई है? तो टेक्नीशियम Tc, टेक्नीशियम याद हुआ, और प्रोमेथियम Pm, प्रोमेथियम Tc टेक्नीशियम, देखो T से टेक, C से सीएम, टेक्नीशियम, और ये Pm, P से हो गया प्रोमोथियम, समझ गया ना? प्रोमोथियम,
याद रहेगा PM प्रोमेथियम। तो रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन के फलस्वरूप कौन कौन से तत्व का निर्माण हुआ है? टेक्नीशियम और प्रोमेथियम। यूरेनियम से आगे वाले तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। यूरेनियम के बाद जो भी तत्व है ना, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है। ये सवाल पूछता है यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 92। इससे इतना ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाई आप कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको याद रखना है। यूरेनियम के जो आगे वाले तत्व मतलब 92 के बाद जितने भी तत्व का आविष्कार हुआ है सारा के सारा जो है संश्लेषित तत्व। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसके पहले 2 गो जो तत्व है इसको भी छोड़ करके सभी के सभी प्राकृतिक में मौजूद है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियाँ का निवारण, मेंडलीव के जो आवर्त सारणी की विसंगतियाँ मतलब त्रुटि, उसका निवारण, उसके निवारण किया गया। परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को तत्वों का वर्गीकरण का आधार मान लेने से मेंडलीव के आवर्त सारणी की कई विसंगतियाँ स्वतः दूर हो गई। जब परमाणु द्रव्यमान जो वो मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग मापे थे ना, जब ये परमाणु संख्या के जब अकॉर्डिंग मापे तो बहुत सारा विसंगतियाँ स्वतः दूर हो गई, अपने आप दूर हो गई। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। आगे तत्वों के असंगत युग्म, पहले जो था तत्वों के असंगत युग्म था, जैसे तैसे वो रख दिए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया गया, किंतु सारणी में कुछ तत्व ऐसे युग्म ऐसे हैं जिससे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले के स्थान पर। इसमें हम बताए थे आर्गन और पोटेशियम के बारे में बताए थे कि आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, लेकिन द्रव्यमान 40 इसका होता है और इसका द्रव्यमान 40। लेकिन सबसे पहले आर्गन को रखा गया, बाद में पोटेशियम। इनका ये फेल हो गया था। बहुत सारा ये उदाहरण है जो कि देख करके बताए थे, ये सब आप देख सकते हो। समस्थानिकों का स्थान, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होती है, अतः इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में सभी के समस्थानिक को ये फिक्स कर दिए। सभी एक वर्ग एक, अगर वर्ग एक है जो कि उठाते हो तो उसके लास्ट कक्षा में जो होगा एक तत्व आएगा। वर्ग 2 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 2। वर्ग 3 उठाते हो, वर्ग 3 मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया। वर्ग 13 जब उठाते हो तो सबसे ये सबके लास्ट कक्षा में 3। वर्ग 14 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 4। वर्ग 15 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 5। वर्ग 16 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 6। वर्ग 17 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 7। वर्ग 18 उठाते हो तो लास्ट कक्षा में 8 वो हो गया। क्लियर है? तो इसको याद रखना है, समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये हम बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप लोग अगर नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो इसमें वीडियो डाला गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, उसको है कि आप लोग देख लेना। तत्वों को उसकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाने पर नियमित अंतराल पर बाह्यतम सेल में समान इलेक्ट्रॉन, हम बताए अभी भी बताएं कि पहला वर्ग लोगे ना तो उसके सब के लास्ट कक्षा में एक ही तत्व आएगा। दूसरा वर्ग लोगे तो सब के लास्ट कक्षा में 2 ही तत्व आएगा, समझ गए ना? फिर 13वां वर्ग लोगे तो सब के लास्ट कक्षा में 3 तत्व आएगा। 8 वो से ज़्यादा लास्ट कक्षा में नहीं हो सकता, ये 9 क्लास में पढ़ाया गया है। और 14 लोगे तो सबके लास्ट कक्षा में 4 आएगा। 15 लोगे तो सबके लास्ट कक्षा में 5। 16 लोगे तो सबके लास्ट कक्षा में 6। 17 लोगे तो सबके लास्ट कक्षा में 7। 18 लोगे तो सबके लास्ट कक्षा में 8 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, तत्व उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाने पर नियमित अंतराल पर बाह्यतम सेल में समान इलेक्ट्रॉन वाले तत्व पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार से यह स्पष्ट करने के लिए हम आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों पर विचार करें। इसको सारणी 5.13 में देखो, पहला ये वर्ग है ना, इसके लास्ट में एक, लास्ट में एक, लास्ट में एक। क्लियर है? दूसरा वर्ग है ना, लास्ट में 2, लास्ट में 2। तीसरा में भी लास्ट में 3, लास्ट में 3। चौथा में भी लास्ट में 4। पाँचवा में भी लास्ट में 5। छठा में भी लास्ट में 6। सातवां में भी लास्ट में 7। आठवां में ये हमारा है जो कि क्या बोलता है, ये हमारा हो गया 8। क्लियर है? तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हम पढ़े थे उनका, ये क्या बोलता है आधुनिक वाला, समझ गए ना? तो आधुनिक वाला को ऐसे करके सजाया गया है ना, यहाँ देखो पहला, इसको ये दूसरा लिया है, इसको पहला लिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां। कहने का मतलब ये जो है ना, आप पहला दूसरा है ना, इसके बाद जो तीसरा समझ रहे हो ना, वास्तव में ये 13 नंबर का वर्ग है। चौथा जो समझ रहे हो वास्तव में ये 14 नंबर का वर्ग है। पाँचवा जो समझ रहे हो वास्तव में ये 15 नंबर का वर्ग है। छठा 16 नंबर का, ये 17 नंबर का, ये 8। क्लियर है? अब देखो, लिथियम एल की परमाणु संख्या 3 है। लिथियम एल की परमाणु संख्या क्या है? 3 है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। इसके बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। परमाणु संख्या बढ़ने पर बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। परमाणु संख्या बढ़ते हैं, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, इसका परमाणु संख्या 4। बाह्यतम सेल में बढ़ा कि नहीं? इसका 5 बाह्यतम सेल में।
तो परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाता है, समझ गए ना। अब बढ़ करके देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है रहता है। जब परमाणु संख्या 11 सोडियम में जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। इस प्रकार लिथियम सोडियम दोनों का परमाणु संख्या ये कह रहा है कि देखो सोडियम का भी लास्ट में इसके सदस्य है, समझ गए ना। अतः इन दोनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका समान है, इसका भी समान है, इसका भी समान है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन होता है। हम लोग जानते हैं कि लिथियम और ये सोडियम समान गुण वाले तत्व हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व के गुण समान होते हैं। मतलब इसका जो सबका गुण समान रहेगा, सबका गुण समान रहेगा, इसका सबका गुण समान, मतलब जिस वर्ग में जिसको रखा गया है ना उसका गुण सबका समान होता है। दूसरे शब्दों में तत्वों के गुणों की आवर्तता और उनके तत्वों के गुणों की आवर्तता और उनके